गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछले लेसन में हमने देखा था कि इवोल्यूशन कैसे होता है। इवोल्यूशन इज एवरलास्टिंग प्रोसेस ऑफ चेंजेस एंड दैट इवोल्यूशन नीड्स सम प्रूफ। 6 टाइप्स ऑफ प्रूफ: morphological evidences, anatomical evidence, vestigial organs, paleontological evidences, connecting link, and the last one, embryological evidences। ये हमने पिछले लेक्चर में देखा था। आज हम डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन देखने वाले हैं। डार्विन सेज दैट ऑल द ऑर्गेनिजम्स reproduce prolifically, that is in large quantity. All the organisms compete with each other in life-threatening manner. In this competition, only those organisms sustain which show the modifications essential for winning the competition. Natural selection also plays important role because nature select only those organisms which are fit to live and the rest perish or die. Sustaining and selected organisms can perform reproduction and thereby give rise to the new species with their own specific characters. Charles Darwin had collected innumerable specimens of plants and animals. Depending upon those observations, he published the theory of natural selection, which preached survival of fittest. For that purpose, he published the book Origin of Species. डार्विन्स थ्योरी क्या कहती है? नेचुरल सिलेक्शन क्या कहता है कि ऑर्गेनिज्म लार्ज क्वांटिटी में रिप्रोड्यूस होंगे। वो ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से लाइफ थ्रेटनिंग मैनर में, मतलब जीने मरने के लिए फाइट करेंगे। वो एक तो एक दूसरे के साथ या तो फिर एनवायरनमेंट के साथ। उसमें से जो ऑर्गेनिजम्स मॉडिफिकेशन दिखाएंगे कंपटीशन जीतने के लिए, वही ऑर्गेनिजम्स जिंदा रहेंगे। उसमें नेचुरल सिलेक्शन बहुत अहम रोल करता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है कि जो सिलेक्ट करता है, नेचर सिलेक्ट करता है, बाकी सब मर जाता है, ऐसा डार्विन का कहना है। और जो जिंदा है और जो सिलेक्ट हो गए हैं वो रिप्रोडक्शन करके नए इंडिविजुअल्स पैदा करेंगे और नए स्पीसीज तैयार होंगे। डार्विन्स के जो नेचुरल सिलेक्शन है उसमें कुछ ऑब्जेक्शंस हैं कि जिसके बदौलत डार्विन की थियरी पूरी तरह से वैलिड नहीं बनी। पहला ऑब्जेक्शन है, नेचुरल सिलेक्शन इज नॉट द ओनली फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर इवोल्यूशन। नेचुरल सिलेक्शन ये एक ही फैक्टर रिस्पॉन्सिबल नहीं हो सकता इवोल्यूशन के लिए। दूसरा है, डार्विन डिड नॉट मेंशन एनी एक्सप्लेनेशन अबाउट यूजफुल एंड यूजलेस मॉडिफिकेशन। यूजफुल और यूजलेस मॉडिफिकेशन के बारे में डार्विन ने उसके थियरी में किधर भी एक्सप्लेनेशन नहीं दिया। तीसरा ऑब्जेक्शन है, देयर इज नो एक्सप्लेनेशन अबाउट स्लो चेंजेस एंड एब्रप्ट चेंजेस। डार्विन ने उसके थियरी में किधर भी स्लो चेंजेस और एब्रप्ट चेंजेस के बारे में एक्सप्लेनेशन नहीं दिया। Irrespective of all these objections, डार्विन का जो काम है वो एक माइलस्टोन की तरह है। Now next theory is Lamarckism. John Baptist Lamarck proposed that morphological changes occurring in living organisms are responsible for their evolution. The reason behind those morphological changes is activities or laziness of that organism. He called the concept as use or disuse of organs. Examples देखेंगे। The neck of giraffe had become too long
due to browsing on leaves of tall plants by extending their neck for several generations. Shoulder of ironsmith have become very strong due to frequent hammering movement. Wings of birds like ostrich and emu have become weak due to no use. Legs of birds like swan and duck have become useful for swimming due to living in water. And the last one, snakes have lost their legs by modification in their body for burrowing habit. All these examples are the type of acquired character and are transferred from one to other generation. This is called theory of inheritance of acquired characters और लेमार्किज्म. जॉन बेपिस्ट लेमार्क इन्होंने प्रपोज किया कि बताया कि मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर जो दिखने वाले कैरेक्टर्स है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में है तैयार होते हैं वो इवोल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है. अभी ये जो कैरेक्टर है मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस, जिराफ की जो नेक है, गर्दन है, ये लंबे प्लांट के लीव्स खाने से वो एक्सटेंड हो गई, बढ़ गई, लंबी हो गई. तो लेमार्क के थ्योरी के हिसाब से जिराफ की जो नेक है वो ब्राउजिंग हैबिट की वजह से लंबी हो गई. आयरनस्मिथ जो हैमरिंग मूवमेंट से उसके शोल्डर्स, उसके बाइसेप, ट्राइसेप तो स्ट्रांग बन गए, तो उसके एक्टिविटीज और लेजीनेस के लिए तीसरा एग्जांपल है विंग्स ऑफ बर्ड्स लाइक ऑस्ट्रिच एंड इमू. ऑस्ट्रिच और इमू में जो फ्लाइंग हैबिट है वो कम होने की वजह से वो उनके विंग्स वीक हो गए. नेक्स्ट, स्नेक की जो बरोइंग हैबिट है उसकी वजह से उसके बॉडी मॉडिफाई हो गई और उन्होंने अपने पैर खो दिए. अकॉर्डिंग टू लेमार्क, लेग्स ऑफ बर्ड्स लाइक स्वान एंड डक, स्वान और डक का जो पैर है वो स्विमिंग के लिए यूजफुल हो गया, पानी में ही रहते. इस तरह से इन लोगों ने उनके लाइफ में ये कैरेक्टर्स एक्वायर किए हैं और अकॉर्डिंग टू लेमार्क के कहने के हिसाब से these acquired characters are transferred from one generation to another generation, and this is called theory of inheritance of acquired characters or Lamarckism. Next, development of organs due to specific activities or their degeneration due to no use at all was widely accepted. सब लोगों ने accept किया, but the transfer of those characters from generation to generation was rejected. लेकिन एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ये कैरेक्टर ट्रांसफर होते हैं ऐसा रिजेक्ट हो, because it had been verified many times that modification brought in us are not transferred to the next generation. So Lamarck's theory was disproved. The living organisms can transfer the characters which it has acquired to the next generation. This is called ancestry of acquired character. Next topic, speciation. Formation of new species of plants and animals is the effect of evolution. Each species grow in specific geographical conditions. Their food, habit, reproductive ability and the period are different. हर species का different रहेगा. Also, genetic variation is responsible for formation of new species from earlier one. So, therefore, the geographical and reproductive changes
and geographical or reproductive isolation leads to speciation. Definition: species is the group of organisms that can produce fertile individual through natural reproduction. स्पीसीज एक ऐसा ग्रुप है ऑर्गेनिज्म का जो फर्टाइल इंडिविजुअल तैयार करेगा थ्रू नेचुरल रिप्रोडक्शन से, और ऐसा ग्रुप जो तैयार होता है वो सिर्फ और सिर्फ इवोल्यूशन से ही तैयार होगा। हर कोई स्पीसीज एक पर्टिकुलर ग्रुप ज्योग्राफिकल कंडीशन में तैयार होगा। उसका खाना, उसका रहना, उसका रिप्रोडक्टिव एबिलिटी एंड पीरियड, कितने समय वो जिंदा रहता है, उसका जो पीरियड है वो हर स्पीसीज का अलग अलग है। एंड ऑल्सो जेनेटिक वेरिएशन इज रिस्पॉन्सिबल, नए इंडिविजुअल, नया स्पीसीज तैयार होने के लिए जीन के भी वेरिएशन होते हैं। सो स्पेसिएशन होने के लिए ज्योग्राफिकल आइसोलेशन एंड रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन also responsible है। Human evolution. All the biodiversity that is known today has been said to be formed from very simple unicellular organism due to evolution. In this evolution, origin of human evolution can be shown as per the given picture below. बायोडाइवर्सिटी जो हम आज देख रहे हैं वो एक सिंपल यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म से तैयार हो गई है, और सिंपल यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म से आज तक जो भी हुआ है वो है इवोल्यूशन। आज हम इस पिक्चर में जो देख रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन इवोल्यूशन है। 7 crore years ago, last dinosaur disappeared approximately. At that time, monkey-like animals are said to be evolved from the same ancestor who were more or less similar to the modern lemurs. Tail disappeared about 4 crore years ago. They developed due to enlargement in brain. Their hands were also improved, and thus ape-like animals were evolved. Meanwhile, these ape-like animals reached the South and Northeast Asia and finally evolved into gibbon and orangutan. Remaining ape-like animals stayed in Africa. So gorilla and chimpanzee evolved about 2.5 crore years ago. They had to use their hands more for eating food and other work. Those apes started to live on land because forests started to decline due to dry environment. Their lumbar bone, that is this part of their body, developed in such a way that they started to stand erect posture in grassland, and thereby their hands become available for use anytime. The first human-like animal with erect posture which were using their hands have evolved about 2 crore years ago. 7 crore ईयर पहले लास्ट डायनासोर डिसअपियर हो गया। उसी टाइम पे मंकी लाइक एनिमल इवॉल्व हो गया, वो मॉडर्न लेम्यूर के जैसे दिखाई देता। उसके बाद ये मंकी लाइक एनिमल का टेल गायब हो गया 4 करोड़ ईयर्स आगे। मंकी लाइक एनिमल से एप लाइक एनिमल इवॉल्व हो गए, जिसका ब्रेन का एनलार्जमेंट, ब्रेन बढ़ा है और हैंड्स भी इम्प्रूव है। मीनवाइल दिस एप लाइक एनिमल साउथ एंड नॉर्थ ईस्ट एशिया तक पहुंच गए एंड फाइनली गिबन एंड ओरंगुटान में उनका इवोल्यूशन हो गया। रिमेनिंग एप लाइक एनिमल जो अफ्रीका में रह गए, उनसे गोरिल्ला एंड चिंपांजी इवॉल्व हो गए
अराउंड 2.5 करोड़ ईयर्स एगो। इन सब में हाथों का इस्तेमाल होना ज्यादा हो गया। जैसे ही वो हाथों का इस्तेमाल होना ज्यादा हो गया, उसी टाइम पे वो एप लाइक एनिमल जमीन पर रहना चालू हो गए, क्योंकि फॉरेस्ट तो ड्राई होने लगा था। उसी टाइम पे जैसे ही वो हाथों का इस्तेमाल करना चालू कर रहे थे, उस टाइम पे उनका जो बैकबोन है, ये स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड का लंबर वर्टिब्रा, जो लंबर बोन है, उसमें डेवलपमेंट हो गया और एप लाइक एनिमल स्टार्टेड टू स्टैंड इरेक्ट, सीधा खड़ा होने लगे। जैसे ही वो सीधा खड़ा होने लगे, उनके हाथ एनी टाइम अवेलेबल हो गए, हाथों पे चलने की जरूरत नहीं पड़ने लगी, तो वो 2 पैरों पे खड़े होने लगे। और ये 2 करोड़ पहले फर्स्ट ह्यूमन लाइक एनिमल विथ इरेक्ट पोस्चर, सीधा खड़े रहने वाला पहला ह्यूमन लाइक एनिमल तैयार हो गया। ह्यूमन इवोल्यूशन में जो पहला ह्यूमन लाइक एनिमल है, वो है रामापिथेकस, ईस्ट अफ्रीका से। आफ्टरवर्ड्स दिस एप ग्रोन इन साइज बिकम मोर इंटेलिजेंट हो गया, and thus the ape of South Africa evolved about 40 lakh year ago. Morphology of human-like animals started appear like the member of genus Homo about 20 lakh year ago, and the skilled human developed. Human-like animal Ramapithecus डेवलप होकर वो एक स्किल्ड ह्यूमन डेवलप हो गया अबाउट 20 लाख ईयर पहले। 15 लाख सालों पहले ह्यूमन वॉकिंग विद इरेक्ट पोस्चर वाज इवॉल्व्ड, इंसान सीधा चलना चालू हो गया। और ऐसा माना जाता है कि वो चाइना, इंडोनेशिया, ये 2 एशियन कॉन्टिनेंट पे ज्यादा एग्जिस्ट था, वहाँ पे रह रहा। इवोल्यूशन ऑफ अपराइट मैन continued in the direction of developing its brain for the period of about 1 lakh years. Upright man एक लाख साल पहले डेवलप हो गया। उसी टाइम पे फायर का डिस्कवरी भी हो गया, आग कैसे जलाते हैं और आग कैसे तैयार होती है उसका डिस्कवरी हो गया। ब्रेन ऑफ 50,000 year old man had been sufficient evolved to the extent that it could be considered as the member of the class Homo sapien, that is wise man. तो पहला वाइज मैन है निएंडरथल मैन। उसके बाद 50,000 year ago the Cro-Magnon man evolved. Afterwards evolution become fast होने लगा। 10,000 साल पहले वाइज मैन स्टार्टेड टू प्रैक्टिस एग्रीकल्चर करना चालू किया। फिर वो कैटल्स वगैरह रेयर करना चालू किए, एस्टेब्लिश सिटी एस्टेब्लिश किया, कल्चरल डेवलपमेंट हो गया। एंड अराउंड 55,000 year ago हिस्ट्री हैज बीन स्टार्टेड, हिस्ट्री स्टार्ट हो गया। उसके बाद 400 साल पहले मॉडर्न साइंस इवॉल्व हो गया। उसके बाद 200 साल पहले इंडस्ट्रियल सोसाइटी एस्टेब्लिश हो गई। एंड नाउ वी हैव रीच एट दिस स्टेज एंड स्टिल वी आर सर्चिंग द डिटेल्स ऑफ रूट्स ऑफ ह्यूमन एंसेस्टर। और अब आज की सदी है जो हम अभी भी ह्यूमन कैसे इवॉल्व हो ये के रूट्स या उसके प्रूफ्स ढूंढ रहे हैं। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अपेंडिक्स इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम? There is no function of appendix in our body. Are our wisdom teeth really useful for chewing the food? No. Why did the huge animals like dinosaur become extinct? Huge animals like dinosaur could not get adapted to changing environment. Why are many species of animals and birds getting extinct? Many animals and birds who are not getting adapted to changing environment become extinct. लेसन के एंड में ये कुछ प्रोजेक्ट्स है। पहला प्रोजेक्ट, बिग बैंग थियरी को के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करो और क्लास में प्रेजेंट करो।
दूसरा है कलेक्ट द इंफॉर्मेशन अबाउट जियोलॉजिकल डेटिंग। जियोलॉजिकल डेटिंग क्या है, वो कैसे ऑपरेट होता है, और उसका इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है और क्लासरूम में प्रेजेंट करना। एंड द लास्ट वन, फाइंड हाउ द वेस्टिजियल ऑर्गन्स इन सर्टेन एनिमल्स आर फंक्शनल इन अदर। वेस्टिजियल ऑर्गन जो ह्यूमन बीइंग में है तो वेस्टिजियल होंगे, बाकी ऑर्गेनिज्म लाइक रूमिनेंट्स में है तो वहाँ पे वो वेस्टिजियल नहीं है, तो वो कैसे, उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है और क्लास में प्रेजेंट करना है। थैंक यू।